जैसे ही महेश की नजर उस आकृति पर पड़ी कि तुरंत उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका पड़ोसी प्रभुनाथ था, जिसकी महेश के साथ ज्यादा बनती नहीं थी। महेश का गुस्सैल चेहरा देखकर प्रभुनाथ थोड़ा सा घबरा गया और वो आगे बढ़ते हुए बोला, अरे महेश भाई, माफ कर दो। मैंने वो चीतल को मारने के लिए कुल्हाड़ी फेंकी और गलती से वो आपके घर की तरफ आ गई। अगर कोई नुकसान हुआ हो तो मैं भरपाई करने को तैयार हूँ। महेश और प्रभुनाथ में थोड़ा अदावत चल रही थी, तो महेश को लगा कि प्रभुनाथ ने कुल्हाड़ी जानबूझकर मारी है। उसने प्रभुनाथ की ओर उंगली उठाई और बोला, प्रभु, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। अगर फिर से ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निर्मला और सिद्धार्थ ने दोनों का बीच बचाव किया और फिर प्रभुनाथ वहां से चला गया। उसके बाद वो तीनों लोग भी सोने चले गए। अगले दिन सिद्धार्थ फिर से हनीसैकल के खेतों की तरफ निकल गया और उसने देखा वो गोल्डन हनीसैकल का पौधा और भी खूबसूरत लग रहा था। तभी उसको वेबसाइट के बारे में याद आया और जैसे ही उसने वेबसाइट खोली, उसे तुरंत मैसेज मिला कि उसके पौधे की बोली 50,000 रुपए पार कर चुकी है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा कि इस पौधे में जरूर कुछ खास है, तो उसने नीलामी की वेबसाइट से हटाकर खुद इसके बारे में निर्णय किया। ईटानगर की बीचों बीच स्थित माइंड ट्री कंपनी के रिसर्च रूम में एक कुर्सी पर पड़ा हुआ जूनियर रिसर्चर रोहन रॉय औषधीय नीलामी वेबसाइट से पौधे और जड़ी बूटियां खरीद रहा था कि उसकी नजर सिद्धार्थ द्वारा डाले गए हनीसैकल के विज्ञापन पर पड़ी। उसने चीखते हुए अपने सीनियर डॉक्टर अरुण देव वर्मा को बुलाया। रोहन की इतनी तेज चीख सुनकर वो दौड़ते हुए रिसर्च रूम में आए तो देखा रोहन आईपैड पर कुछ देख रहा है। उन्होंने रोहन को डांटते हुए कहा, बिना किसी वजह के इतना तेज क्यों चीख रहे हो? रोहन ने बिना कुछ बोले वो आईपैड डॉक्टर वर्मा को पकड़ा दिया और सामने स्क्रीन पर जब उनकी नजर पड़ी तो उनकी आंखों में एक आशा की किरण चमक गई। उन्होंने तुरंत रोहन को कहा, अरे इसे फौरन खरीद लो। लेकिन रोहन ने कहा, मेरे कार्ड में इतने पैसे नहीं है। डॉक्टर वर्मा ने गुस्से भरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, जब तुमको कूड़ा खरीदने से फुर्सत मिले ना तो ये सब खरीदो। उन्होंने रोहन को उनकी कंपनी की मालकिन रिया माथुर के सचिव अमन नायक को फोन करने को कहा और जब अमन ने फोन रिया को दिया तो उसने रिया से हनीसैकल के बारे में बताते हुए कहा, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया है। डॉक्टर वर्मा ने वेबसाइट का लिंक उन्हें भेज दिया। रिया ने जैसे ही देखा कि ये वही हनीसैकल है जिसकी उसे तलाश थी तो उसने उसे तुरंत खरीदने को कहा। लेकिन तब तक सिद्धार्थ उस पौधे को नीलामी की वेबसाइट से हटा चुका था। रिया ने अमन से इस वेबसाइट पर विज्ञापन डालने वाले या असली मालिक का पता लगाने को कहा और खुद अपने दादाजी को लेने उनके कमरे में चली गई। रिया अपने दादा लाला जग प्रसाद माथुर के सामने बैठी हुई थी। वो उन्हें एक कटोरे में रखकर सूप पिला रही थी और कह रही थी कि उन्हें जो चाहिए था मिल गया है, अब वो जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। इधर जैसे ही सिद्धार्थ ने वेबसाइट से विज्ञापन हटाकर फोन जेब में रखा कि तुरंत उसका फोन बज उठा और स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होता नाम देख उसका जी कड़वा हो गया। उसने बेमन से फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से रणधीर ने कहा, क्यों बे जंगली, कहाँ मर गया था जो तुझे फोन उठाने में इतनी देर लगी? सुन, मैं तेरे गांव की तरफ आ रहा हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त और टिया है। हम पहाड़ पर थोड़ा घूमना चाहते हैं, इसलिए तेरे यहाँ रुकेंगे। सिद्धार्थ ने पहले सोचा कि वो मना कर दे, लेकिन जब उसने सुना कि टिया भी आ रही है तो उसने हामी भर दी और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने निर्मला से कहा, माँ, शहर से मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, आप प्लीज उनके लिए खाना बनाने की तैयारी कीजिए, तब तक मैं बाजार से सामान ले आता हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ बाजार की ओर निकल गया। वहां उसने मछलियां, केकड़े, कुछ सब्जियां इत्यादि खरीदी और जब घर पहुंचा तो निर्मला सारे खाने की तैयारी कर ली थी। तब तक सिद्धार्थ के पिता महेश भी घर आ चुके थे। खाने की आ रही खुशबू ने उन्हें आकर्षित किया तो उन्होंने निर्मला से पूछा, क्यों भाई, आज तुम्हारे मायके वाले फिर मुझे बिना बताए आ रहे हैं क्या? महेश के इस तरह ठिठोली लेने से निर्मला चिढ़ सी गई और बोली, हाँ, जब मेरे मायके वाले आते हैं तभी तुमको खाना मिलता है, वरना तुम भूखे सोते हो ना? नहीं, भूखा तो नहीं सोता, लेकिन रसोई से इतनी अच्छी खुशबू तभी आती है जब वो लोग आते हैं, इसीलिए पूछा। महेश ने दोबारा से चुटीले अंदाज में कहा। निर्मला कुछ बोलती कि सिद्धार्थ अंदर आते हुए बोला, पिताजी,
वो मेरे कुछ दोस्त शहर से आ रहे हैं, माँ इसीलिए उनके लिए खाना बना रही है। आप उनको रुसवाइए मत, वरना स्वाद नहीं आएगा। माँ बेटे दोनों के चुटकी लेने के बाद जैसे ही निर्मला कुछ बोलती कि सिद्धार्थ का फोन बजा और अब की बार कॉल टिया के नंबर से था। सिद्धार्थ ने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए फोन उठाया और टिया के पूछने पर अपने घर का रास्ता बताया और उसके आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके घर के सामने वाली रोड पर 2 कार रुकी और उससे रणधीर और टिया समेत 8 लोग उतरे। सिद्धार्थ ने सबका गर्मजोशी से स्वागत किया और घर के अंदर ले गया। वहां पर सभी बैठकर बातचीत करने लगे और फिर थोड़ी ही देर में बातों ही बातों में रणधीर ने सिद्धार्थ का फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद महेश और निर्मला का चेहरा गंभीर होता चला गया। टिया ने जब ये देखा कि रणधीर की बातें सिद्धार्थ के माता पिता को नागवार लग रही है, तो उसने स्थिति भांपते हुए रणधीर की बात काट दी और सिद्धार्थ की ओर मुखातिब होकर कहने लगी, सिद्धार्थ, क्या खाना तैयार हो चुका है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है और तुम लोग बातों में ही वक्त जाया कर रहे हो। निर्मला ने बताया, बेटा, तुम लोगों की आने की खबर सुनते ही मैंने सारा खाना तैयार कर टेबल पर लगा दिया है। तुम सब हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ जाओ। सिद्धार्थ समेत सभी लोग खाना खा रहे थे कि सिद्धार्थ का फोन फिर से बजा और फोन की स्क्रीन पर कोई अपरिचित नंबर था। सिद्धार्थ ने वो कॉल उठाया तो उसे सामने से किसी लड़की की मधुर आवाज सुनाई थी, जिसने फोन उठाते ही कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। सिद्धार्थ ने सवाल दागा, कौन हो आप और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? फोन के दूसरी तरफ से लड़की ने जवाब दिया, मैं माइंडट्री कंपनी की सीईओ रिया माथुर बोल रही हूँ और आपने जिस हनीसैकल पौधे की तस्वीर वेबसाइट पर अपलोड की थी उसे मैं देखना चाहती हूँ। मैं आपके घर के सामने से गुजरने वाली रोड के मोड़ पर खड़ी हूँ। आप खाना खाकर मुझसे आकर मिलें। सिद्धार्थ के खाने का कौर उसके गले में ही अटक गया। उसे ये सुनकर बहुत तेज झटका लगा। उसने सोचा, जब मैंने वेबसाइट पर नंबर और पता नहीं डाला था तो आखिर इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया? और तो और इसे मेरी वर्तमान स्थिति का भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसका मतलब ये जरूर ही कोई पहुंची हुई चीज है। इसे घुमाना या बेवकूफ बनाना ठीक नहीं होगा। वो फोन लेकर बाहर निकल आया और बाहर निकलकर उसने रिया से कहा, आप जहां हैं वहीं मेरा इंतजार करें, मैं खाना खाकर आ रहा हूं। और किसी ने तो उसके फोन कॉल को तवज्जो नहीं दी, लेकिन रणधीर के कान जरूर खड़े हो गए कि इस जंगली को कौन लड़की चुपके से मिलने बुला सकती है। उसने सिद्धार्थ का पीछा करने की सोची। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ रिया के पास पहुंचा तो देखा कई सारी लग्जरी कार्स वहां लाइन से खड़ी हुई हैं और कार के बाहर काले सूट में बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं और एक लाल रंग की लग्जरी कार के अंदर बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। उसके हाव भाव और पहनावे को देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि वो ही रिया है और फिर उसकी कार की तरफ जाने लगा तो एक बॉडीगार्ड ने लपक कर उसका रास्ता रोका और जाने का कारण पूछा। सिद्धार्थ ने अपना नाम बताया और ये भी कहने लगा कि रिया मैडम ने बुलाया है। सिद्धार्थ का नाम सुनकर और उसे देखकर रिया कार से बाहर आ चुकी थी। उसने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए अपना परिचय दिया और कहा, क्या आप उस हनीसैकल प्लांट की फोटोज दिखा सकते हैं? सिद्धार्थ ने फोन खोलकर तस्वीरें दिखाई और कहा, ये ऊपरी इलाके के खेतों में लगा हुआ है, इसलिए कार को यहीं छोड़कर आप सबको पैदल ही चलना पड़ेगा। रिया ने तस्वीरें दिखाए जाने के बाद सीधा उस पौधे का दाम 1 लाख रुपए लगा दिया और इतना दाम सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर खुशी फैल गई। लेकिन झाड़ियों के बीच छिपे रणधीर को यकीन नहीं हुआ कि माइंडट्री जैसी कंपनी की मालकिन एक मामूली से जंगली पौधे का इतना पैसा दे सकती है। ऊपरी इलाके में जाने के लिए सीधा रास्ता था और वहां से नीचे साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए रणधीर ने ऊपर जाने का विचार छोड़ा और वो सिद्धार्थ के घर की तरफ लौट आया। सिद्धार्थ रिया और उसके सचिव अमन समेत सभी लोगों को लेकर ऊपर इलाके की ओर चल पड़ा। उसके साथ माइंडट्री रिसर्च ट्री के प्रमुख डॉक्टर वर्मा भी थे। खेतों में पहुंचते ही सबकी निगाह दूर से ही सोने की तरह चमक रहे हनीसैकल्स के पेड़ के ऊपर पड़ी, जो कि हवा के साथ मस्ती से लहरा रहा था। डॉक्टर वर्मा दौड़कर उसकी ओर गए और तुरंत अपनी मशीन से उसकी जांच की और रिया को थम्स अप करते हुए सब कुछ ठीक होने का इशारा किया। रिया समेत सभी लोग वहां खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रिया के साथ गए अन्य आदमियों ने उस पौधे को बहुत आराम से काटा और उसे निकालकर एक कंटेनर में रखा। सब लोग नीचे आ गए। गाड़ी के पास पहुंचकर रिया ने सिद्धार्थ को उसके पैसे दिए और वो वहां से निकल गई। एक पौधे के इतने पैसे देखकर
उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने अनुमानित रूप से अपने खेतों में लगे हुए पौधों की संख्या गिनी और फिर उसे जोड़ा तो उसे लगा कि वो सिर्फ अपनी अंगूठी से उन पौधों को ऐसा सुनहला बना ले तो वो जल्द ही करोड़पति बन जाएगा। यह सोचकर ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ रही थी। वो पैसे लेकर घर की तरफ आ रहा था कि उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। उस लड़की ने तुम्हें इतने पैसे क्यों दिए? करोड़पति बनने के ख्यालों में मगन सिद्धार्थ ने जब वो आवाज सुनी तो वो लगभग चौंक सा गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने खड़ा था। आप यहां क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने सवाल किया और उस इंसान की तरफ बढ़ गया। आखिर क्या करने वाली थी रिया उस पौधे के साथ? कौन था वो आदमी जिसने दी थी सिद्धार्थ को आवाज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।